वैक्सीनेशन को लेकर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होनी है। कोरोना संक्रमण वैक्सीनेशन पर यह बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी रहेंगे मौजूद। कैबिनेट सेक्रेटरी और पीएमओ के अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अलावा आईसीएमआर के वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे। तो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएमओ के तमाम अधिकारी और आईसीएमआर के वैज्ञानिक, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर जो हालात हैं उन पर चर्चा करने के लिए अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री की ये अहम बैठक होनी है, जहां स्वास्थ्य महकमा कह सकते हैं तमाम आला अधिकारी, आईसीएमआर के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, गृह मंत्री, पीएमओ के कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बेहद अहम ये मीटिंग। ताजा हालात, कोरोना को देखते हुए तमाम प्रदेशों से लगाए केंद्र तक और वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो इसे लेकर ये अहम बैठक होनी है। बस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। प्राइवेट नर्सिंग होम मरीजों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। राजेंद्र अस्पताल ने मरीज का 24 घंटे का बिल 34,000 बना दिया। वेंटिलेटर की सुविधा ना होने पर मरीज की हालत गंभीर भी है। रेफर के बदले मरीज पर बिल भरने का दबाव बनाया जा रहा है। 21,000 देने के बाद भी मरीज को यह अस्पताल छोड़ नहीं रहा है। राजेंद्र अस्पताल प्रबंधन मरीज की जान से खिलवाड़ कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से है। मरीज के परेशान तीमारदार एबीपी गंगा से मदद मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि बस्ती मेडिकल कॉलेज में मरीजों को लेकर जाना चाह रहे हैं तीमारदार। शाम 5 बजे से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सतीश से जानने की कोशिश करते हैं। सतीश, कौन है ये अस्पताल का प्रबंधन, कौन है ये लोग जो इस वक्त में भी 24 घंटे का 34,000 का बिल बना दिया? बताइए, समझाइए, इस अस्पताल में ऐसी क्या फैसिलिटी है बस्ती में? देखिए, ये राजेंद्र नर्सिंग होम है जो प्राइवेट नर्सिंग होम है और इस नर्सिंग होम को जिला प्रशासन ने बाकायदा कोविड हॉस्पिटल के तौर पे बनाया भी है। और यहाँ पर एक मरीज पहुँचता है और उसको बाकायदा बताया जाता है कि 24 घंटे का 21,000 रुपये लगेगा ऑक्सीजन के साथ। फिर मरीज एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगती है तो अस्पताल का प्रबंधन कहता है कि उसके पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, जबकि भर्ती करने से पहले उसने कहा था कि वेंटिलेटर उनके पास मौजूद है। फिर वेंटिलेटर ना होने की वजह से उन्हें मेडिकल कॉलेज परिजनों ने कहा कि हम लोग बस्ती मेडिकल कॉलेज ले जाना चाहते हैं और आप हमारे मरीज को रेफर करिए। तो रेफर करने से पहले जब बिल भुगतान की बात आती है तो वो 34,500 का बिल बनाया जाता है। इस बात का जब परिजन विरोध करते हैं तो मरीज को बंधक बना लिया जाता है। और जब डीएम इस पूरे मामले को लेकर डीएम के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तब जाके ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे सतीश, जो आप बता रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि अब इस पूरे मामले पर एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है, जहां अब इस अस्पताल को लेकर डीएम सौम्या अग्रवाल ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है। मरीज को तुरंत अस्पताल भेजा गया है जहां वेंटिलेटर है, जिसकी उसे जरूरत है क्योंकि उसकी तबीयत शाम से खराब हो रही थी। और अब इस अस्पताल, इस नर्सिंग होम को तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा। जब ये गाइडलाइन है कि कोविड मरीजों के लिए एक तय रेट है, तमाम चीजें हैं, आप इस तरीके की उगाही वसूली जैसी चीजें नहीं कर सकते हैं, लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसे में डीएम ने ये आदेश दिए हैं, जांच बिठाई जाए। लेकिन ऐसे सतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी दे। सतीश बताइए, एक ये पेशेंट थे जो हमारे पास आ गए, क्या इस अस्पताल की ऐसी तस्वीर रही है, ऐसे और भी लोग होंगे जो लगातार परेशान रहे हों? जी बिल्कुल, देखिए, बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से इन अस्पतालों की कारगुजारी को मीडिया के सामने या प्रशासन के सामने नहीं ला पाते हैं और इनके साथ भी यही हुआ। मैं यहाँ एक जानकारी और देना चाहूँगा। इस मरीज को बंधक मुक्त करने से पहले जो 34,500 का बिल बना था और मरीज के तीमारदारों से 21,000 रुपये कहा गया था, तो 10,000 अंत में उससे लेकर ही इस मरीज को छोड़ा गया है। जिलाधिकारी ने जरूर इस मामले का संज्ञान लिया, लेकिन 10,000 रुपये उस मरीज से वसूल लिया गया। कुल मिला के 31,000 रुपये इस मरीज से वसूला गया। मात्र 3,000 रुपये, 3 से 4,000 रुपये उस मरीज का छोड़ा गया है। और मरीज अब इस समय मेडिकल कॉलेज, बस्ती मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये स्थिति है सतीश। अभी तो एक शख्स सामने आए हैं और एक एक दिन 24-24 घंटे। और अमूमन क्या गाइडलाइन है, इन अस्पतालों को कितने पैसे लेने चाहिए, क्या किस तरीके की जानकारी जरा बताइए।
देखिए, जब कोई मरीज भर्ती होता है तो प्राइवेट अस्पताल का जो नियम कानून है वो उनके अपने हिसाब से होता है, और लेकिन 24 घंटे में मरीज को अगर एडमिट किया जा रहा है तो उस हिसाब से पर घंटे के हिसाब से ये ऑक्सीजन लेते हैं कि पर घंटे 400 रुपये इन्होंने ऑक्सीजन भी लिया, और उसके अलावा इन्होंने मरीज के तीमारदार को बताया था कि 21,000 रुपये 24 घंटे के लगेंगे। और 5 बजे परसों शाम को ये एडमिट किया गया इस मरीज को, और कल शाम को 3 बजे से जब मरीज की हालत खराब होने लगी तो इन्होंने कहा मरीज को रेफर कर दीजिए। लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि आपने 5 बजे एडमिट किया है तो 12 बजे एक दिन का पूरा बिल हम लेंगे, फिर रात 12 बजे के बाद जो दूसरा दिन शुरू हुआ है तो हम 2 दिन का बिल आपसे लेंगे। तो ये नियम विरुद्ध है, क्योंकि 24 घंटा का ही आप बिल ले सकते हैं। आप 5 से बिल्कुल सतीश, तो इस तरीके से न जाने कितने लोगों की मजबूरी का फायदा उठा के मोटी कमाई और वसूली का काम भी कर रहे हैं। ये अस्पताल इन पर नजर डालनी चाहिए, जबकि सख्त आदेश है कि इस तरीके से ज्यादा पैसा लेना ये कहीं से कहीं तक सही नहीं होगा। देखते हैं अब इस पर क्या कार्रवाई होती है, जांच के बाद ये सारी चीजें सामने आएंगी। बहरहाल सतीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यूपी की अगर आप बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,747 नए मामले सामने आए, जबकि 26,179 लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया है, वो घर पहुंच गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 312 मरीजों की जान गई है। पूरे प्रदेश में एक्टिव कोरोना के 16,997 लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो जा चुके हैं। और प्रदेश में अब कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,93,815 पहुंच चुकी है। वहीं लखनऊ की बात करेंगे आप तो 24 घंटे में 900 नए केस आए हैं, जबकि 2,759 लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे में 21 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। कुल एक्टिव केसेस की संख्या लखनऊ में पहुंच गई है 14,229। तो यूपी में कोरोना का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये आंकड़े राहत देते हैं। जिस तरीके से 12, 13, 14 मई के आंकड़ों को आप देखें तो ये लगातार गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं और अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। इस रफ्तार से गिरावट अगर दर्ज की जाती है तो वाकई उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां ठीक होंगी। यूपी में वैक्सीनेशन अभियान और तेज होने वाला है, क्योंकि यूपी को केंद्र सरकार से अब तक की सबसे बड़ी खेप यानी 10 लाख डोज कोविशील्ड की मिल चुकी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश को कोवैक्सीन की 3 लाख और कोविशील्ड की 3.5 लाख की डोजेस मिल चुकी थी। अब टीकाकरण अभियान में वैक्सीन की कमी के चलते जो धीमी पड़ेगी उसे रफ्तार मिल सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ 18 जिलों में ही 18+ वालों को टीका लगाया जा रहा था। उम्मीद है कि अब ज्यादा खेप मिलने से बाकी जिलों में भी कम से कम टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम लखनऊ की नई पहल की शुरुआत हुई है। गांवों में मरीजों के ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए चेतक टीमें बनाई गई हैं। ये चेतक टीमें बाइक से हर होम आइसोलेटेड मरीज को कवर कर सकेंगी। चेतक टीमें ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक करना हो, टेस्ट करना हो या फिर ट्रीटमेंट, इन सब में मदद करेगी। फीडबैक के साथ दवाओं की जो किट है वो भी गांव तक पहुंचाने का प्लान है। अब तक 45 चेतक टीमें हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र पर 2 आरआरटी चेतक टीम होंगी, रैपिड रिस्पांस टीम। कोरोना के केसेस आए हैं वहाँ पर स्टैटिक आरआरटी यानी रैपिड रिस्पांस टीम को बैठाया गया है, और साथ ही वहाँ पर जो बाइक्स पर चलने वाले आरआरटी की टीम है वो भी पहुँचती है और लोगों की टेस्टिंग होती है। आप देखिए कि इस तरीके से पीपीई किट पहन के जो कोरोना जांच है गांव में वो कराई जा रही है, और साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है वो गाँव के बाकी लोगों को ऑक्सीजन चेक कर रहा है, और ऑक्सीजन चेक करने के अलावा जो उनका थर्मल स्कैनिंग वगैरह हो रही है वो सब हो रही है। तो एंटीजन टेस्ट करके पहले तो ये पता किया जा रहा है कि जो गाँव के लोग हैं उनमें कौन पॉजिटिव है और कौन कौन लोग नेगेटिव हैं। तो ये बीकेटी इलाके का संसारपुर गांव है जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले आए थे, उसकी वजह से यहां स्टैटिक आरआरटी टीम बिठा करके
इस पूरे गांव में हर व्यक्ति की जांच की जा रही है और इस तरह से जांच करके जो गांव हैं उन गांवों में कोरोना के केसेस पर नियंत्रण करने की सरकार कोशिश कर रही है। शहरों में संक्रमण घट रहा है तो गांव की ओर बढ़ रहा है। बड़े बड़े अस्पताल वाले शहरों का बुरा हाल है तो उन गांवों का क्या होगा जहां ढंग से डिस्पेंसरी तक नहीं है। लेकिन वक्त रहते प्रशासन जागा तो लोग अब इसका नतीजा भुगत रहे हैं कि कोरोना गांव-गांव में जब दस्तक दे रहा है तो किस तरीके की परिस्थिति है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों गांव-गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं और क्यों गंगा में लाशों का अंबार लगा है। शहरों में तांडव मचाने के बाद अब गांव-गांव पहुंचा कोरोना। कहीं पूरा गांव पॉजिटिव तो कहीं बॉर्डर को करना पड़ा सील। वायरस की दस्तक से दहशत में प्रशासन। शहरों में भले ही आंकड़े अब कम होने लगे हों, लेकिन गांव के हालात बिगड़ने लगे हैं। वायरस शहरों में कहर मचाने के बाद अब गांव में तांडव मचाने लगा है, क्योंकि गांव में जांच रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन जिन गांव में हो रही है वहां थोक के भाव में कोरोना के नए केस मिल रहे हैं। आम्बेडकर नगर के भ्याल ब्लॉक के बिलारी गांव में 32 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही ये खबर प्रशासन को मिली, तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे गाँव को सील कर दिया गया। पूरे गाँव को की बैरिकेटिंग की गई है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हमारे आरआरटी भी सतर्क है। ये अपनी सैंपलिंग लेने के लिए यहाँ तैयार हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की ली जाएगी और भी अगर कुछ निकल जाएंगे तो उनके और सारी मेडिकल किट, सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध है, पूरे गांव को बैरिकेड कर दिया गया। सर, गांव के लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न के लिए व्यवस्था किया गया है। एक जो है स्वचालित गाड़ी पे सब्जी और कच्चा खाद्यान्न इन लोगों को स्वयं पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक गाँव की कहानी नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि पंचायत चुनाव के बाद कोरोना की एंट्री हर गांव में हो चुकी है। चुनाव के बाद गांव में हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में ये हम लोगों का ये प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरटी टीम और जो प्रत्येक गांव पंचायत में जो निगरानी समितियां बनी हुई हैं उनको क्रियाशील करके और सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रैकिंग कराई है। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। कोई स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विभाग का कोई डॉक्टर यहाँ आ रहा है आप लोगों के यहाँ? कोई नहीं आ रहा। फिर कैसे आप लोग कोरोना महामारी है, जो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, कैसे आप लोग बच रहे हैं? अपने आप से बच रहे हैं और क्या करें। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई नहीं। और अब प्रशासन भी गांव-गांव पहुंच चुके अदृश्य दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बात सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होने तक सीमित नहीं है। मौत के मामले भी अब सामने आ रहे हैं और गंगा में बहती लाशें उस अनकहे रहस्य से पर्दा हटा रही हैं, जिसे प्रशासन ने आंकड़ों में शामिल करने से इनकार कर दिया है। गंगा में बहती लाशों का अदृश्य दुश्मन से क्या है कनेक्शन? नदियों में क्यों तैर रही है लाश? कब गिरेगी जिम्मेदारों पर गाज? गंगा नदी में लाशों का अंबार लगा है। भदोही में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा नदी में राम घाट के पास 2 लाशें तैरती हुई मिली। वहीं 2 दिन पहले भी 4 शव तैरते हुए मिले थे। हाँ, गंगा जी की तरफ से छठई मट्टी है कि जो उनकी पानी के अंदर से माने उतराएगी ब्याह। एक माने हम खुद माने डील करा, जो कि एक पैसा भी नहीं पावा और अपने से माने बहावत है कि आदमी इतराज न करें कि किसी के कहने पर बहाए हैं कि अपने से बहाए? माने अपने से बहाए हैं। आदमी लोग बोले थे। नहीं, मतलब पुलिस भी आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आया था, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था। हम अपने कहे से, अपने उठा से बहाए से अनुसार से। वहीं गाजीपुर के दैत्रावीर मंदिर के पास गंगा किनारे 6 शव मिलने से प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। खबर मिलते ही अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और शवों को गंगा नदी से निकालकर दफनाया गया। लेकिन आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि शमशान घाट पहले से फुल है। वहीं जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है और अब लोग शवों को गंगा में बहाने लगे हैं। लेकिन इससे कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों से अपील कर रहा है कि अगर उन्हें अंतिम संस्कार करने में परेशानी आ रही है तो वो उन्हें बताएं। लेकिन इसके बाद भी नदियों में लाशें नजर आ रही हैं, जो आने वाले खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
बात कर लेते हैं चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में रिपोर्ट आते ही जिला जेल के जेलर महेंद्रपाल, जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल चित्रकूट जिला जेल में गैंगवार में 3 लोगों की मौत हुई। पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर मुकीम काला, मुख्तार के करीबी मिराज अली की हत्या करने वाले अंशुल दीक्षित की भी जान गई है, जिसे पुलिस ने गोली मारी है। और अब कमिश्नर आईजी चित्रकूट, डीआईजी जेल मुख्यालय की जांच रिपोर्ट के बाद 2 बड़े अफसर, जेलर और अधीक्षक पर कार्रवाई हुई है। तो जेल के अंदर गोली, और ना सिर्फ गोली बल्कि पूरा कांड, 3 जाने गई हैं, जहां पर बताया जा रहा है अंशुल दीक्षित ने 2 लोगों की हत्या की और बाद में खुद पुलिस के हत्थे चढ़ा। मुख्तार का करीबी मिराज और मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश। अब इस पूरे मामले के बाद सीएम ने 6 घंटे के भीतर तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट जब गई तो उसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है।